हेलो स्टूडेंट्स, मेहता कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपना फर्स्ट ईयर ऑप्टिक्स के अंदर चल रहा था, फ्रेनेल डिफ्रैक्शन कंप्लीट हो गया था। आज फ्रोनहोफर अपन ने स्टार्ट कर दिया था। फ्रोनहोफर का एक टॉपिक देख भी लिया था। आज देखते हैं फ्रोनहोफर डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट। तो हेडिंग डालो। सबसे पहले फ्रोनहोफर डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट। फ्रोनहोफर डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट। अब आपकी यही चलेगा, सिंगल स्लिट, उसके बाद डबल स्लिट, उसके बाद एन स्लिट। तो फ्रोनहोफर डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट। यहाँ ये डायग्राम बनाओ। लाइट सोर्स, कन्वेक्स लेंस, ये आपकी सिंगल स्लिट, ये आपका है प्लेन वेव फ्रंट, ये भी आपका प्लेन वेव फ्रंट है। ये कन्वेक्स लेंस टू L2। कन्वेक्स लेंस, ये है आपकी स्क्रीन। ये डायग्राम बना लो। यहाँ पर सोर्स से कन्वेक्स लेंस L1 पर प्रकाश की किरणें आ रही हैं। ये अनंत दूरी पर है, तो इस लेंस पर आते आते प्लेन हो जाएगी। तो ये लेंस उन किरणों को समांतरित कर देता है। समांतरित किरणें AB जो स्लिट है, उस AB स्लिट पर आपतित होती है, जिसकी चौड़ाई A है। अब ये इन तरंगों को विवर्तित कर देगी। अपने पास विवर्तित तरंग दे रही है, V डैश W डैश है। यहाँ पर एक कन्वेक्स लेंस L2 लगा के इनको स्क्रीन के पॉइंट P पर फोकसित कर लिया जाता है। तो सबसे पहले तो ये डायग्राम बना लो। ये कोण है आपका थीटा, ये कोण थीटा। बनल डायग्राम थोड़ा साफ होना चाहिए। लिखो इसमें, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से उत्पन्न
प्लेन वेव फ्रंट सिंगल स्लिट ए बी पर आपतित होता है। लेंस इसमें लिखो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से उत्पन्न मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से उत्पन्न एक समतल तरंगाग्र, एक प्लेन वेव फ्रंट, एक प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट वी डब्लू ए चौड़ाई के आयताकार द्वारक या स्लिट, आयताकार द्वारक या स्लिट ए बी पर आपतित होता है, ए बी पर आपतित होता है, ए बी पर आपतित होता है। ए बी पर आपतित तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक प्रकाश स्रोत का कार्य करता है। ए बी पर आपतित तरंगाग्र का, ए बी पर जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है उस इंसिडेंट वेव फ्रंट का प्रत्येक बिंदु एक नए प्रकाश स्रोत का कार्य करता है, एक नए प्रकाश स्रोत का कार्य करता है। प्रत्येक बिंदु द्वितीयक प्रकाश स्रोत, सेकेंडरी लाइट सोर्स, द्वितीयक प्रकाश स्रोत के समान व्यवहार करता है। प्रत्येक बिंदु ए बी पर आपतित तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक प्रकाश स्रोत के समान व्यवहार करता है। अतः इससे उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिकाएं द्वितीयक तरंगिकाएं अग्र दिशा में अग्रसर होती है, अग्र दिशा में अग्रसर होती है। यहां तक लिखो। देखो क्या लिखा है, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स एस से उत्पन्न तरंगाग्र, ये वाला वी डब्ल्यू सिंगल स्लिट ए चौड़ाई की सिंगल स्लिट ए बी पर आपतित होता है। यहां तक हो गया, तरंगाग्र यहां पर आ गया। अब इस तरंगाग्र का यानी जो वी डब्ल्यू है, इस तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक सेकेंडरी लाइट सोर्स, द्वितीयक, इसी तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु, ये सारे बिंदु द्वितीयक प्रकाश स्रोत के समान कार्य करते हैं और इससे उत्सर्जित, जैसे ये प्रकाश है, अब ये भी क्या होगा, एक सोर्स की तरह कार्य करेगा। ये बिंदु भी, इसके सारे बिंदु एक द्वितीयक प्रकाश स्रोत के समान कार्य करते हैं और ये
उत्पन्न होती हैं द्वितीयक तरंगिकाएं। ये द्वितीयक तरंगिकाएं अग्र दिशा में अग्रसित होती हैं, अग्र दिशा में अग्रसर होती हैं। यहाँ तक लिखो, अग्र दिशा में अग्रसर होती हैं। ये तरंगिकाएं आपतित तरंगागर से थीटा कोण बनाते हुए आपतित तरंगागर से थीटा कोण बनाते हुए विवर्तित होती हैं। थीटा कोण बनाते हुए विवर्तित होती हैं। थीटा कोण बनाते हुए थीटा कोण बनाते हुए विवर्तित होती हैं। विवर्तित तरंगागर वी डैश डब्ल्यू डैश। विवर्तित तरंगागर को वी डैश डब्ल्यू डैश को कन्वेक्स लेंस L2 की सहायता से कन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस L2 की सहायता से स्क्रीन XY पर फोकसित कर लिया जाता है। स्क्रीन XY पर फोकसित कर लिया जाता है। स्क्रीन XY के बिंदु P पर फोकसित कर लिया जाता है। कन्वेक्स लेंस L2 की सहायता से विवर्तित तरंगागर वी डैश डब्ल्यू डैश को कन्वेक्स लेंस L2 की सहायता से स्क्रीन XY के बिंदु P पर फोकसित कर लिया जाता है। द्वारक या स्लिट तथा स्क्रीन समांतर होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं, आपस में समांतरित होती हैं, पैरेलल होती हैं। ये देखो, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से उत्पन्न एक प्लेन वेव फ्रंट, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स S से उत्पन्न एक वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट VW ए चौड़ाई के आयताकार द्वारक या स्लिट AB पर आपतित होते हैं। AB पर तरंगागर का प्रत्येक बिंदु एक प्रकाश स्रोत के समान कार्य करेगा, एक द्वितीयक प्रकाश स्रोत के समान कार्य करेगा। और जो द्वितीयक तरंगिकाएं हैं, वो द्वितीयक तरंगिकाएं आपतित तरंगागर से थीटा कोण बनाते हुए विवर्तित हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी। मुड़ना विवर्तन कहलाता है, तो मुड़ जाएंगी, विवर्तित हो जाएंगी। विवर्तित तरंगागर वी डैश डब्ल्यू डैश को कन्वेक्स लेंस L2 लगाकर
स्क्रीन के पॉइंट P पर फोकसित कर लिया जाता है और यहाँ पर जो सिंगल स्लिट है और जो स्क्रीन है वो आपस में पैरेलल होती हैं। लिखो यहाँ तक लिखो। यहाँ इसको क्या पॉइंट दे दो। इसके बाद लिखो अब देखो द्वारक AB से पॉइंट P पर जो तरंगे पहुंच रही हैं, कौन कौन सी तरंग, एक तो ये वाली, एक तरंग तो A से जा रही है, ये गई, ये यहाँ पर आई लेंस पर, लेंस से पॉइंट P तक, एक तो यहाँ से आई, दूसरी B से आ रही है, B से P पर, तो ये पथांतर हो गया, यानी अपन ने A से B पर लंब डाला तो B के पथांतर हो गया। तो लिखो द्वारक AB से पॉइंट P तक पहुंचने वाली तरंगों में पथांतर BK। द्वारक AB से द्वारक AB से पॉइंट P पर पहुंचने वाली तरंगों में, द्वारक AB से पॉइंट P पर पहुंचने वाली तरंगों में पथांतर BK, BK आ जाएगा आपका त्रिभुज ABK से ये हो जाएगा साइन थीटा BK अपॉन AB। ये कौन है, ये कौन है थीटा, ये 90 माइनस थीटा, देखो ये आपका थीटा, यहाँ ये और ये 90 का बन रहा है, तो ये 90 माइनस थीटा, और यहाँ पर ये और ये 90 का बन रहा है, तो ये थीटा, तो साइन थीटा BK अपॉन AB। तो पथांतर कितना हो जाएगा, पथांतर BK इज इक्वल टू AB साइन थीटा, BK इज इक्वल टू AB साइन थीटा। तो डेल क्या आ गया, A साइन थीटा, AB का मान A माना है, AB को A माना है तो AB साइन थीटा।
ये पथांतर है, सॉरी बी के पथांतर आ गया ए साइन थीटा। अब कलांतर, कलांतर क्या होता है? कलांतर होता है 2 पाई अपॉन लेमड़ा इंटू पथांतर। ये कलांतर का फॉर्मूला होता है। तो कलांतर डेल ये हो जाएगा 2 पाई लेमड़ा ए साइन थीटा, 2 पाई लेमड़ा ए साइन थीटा। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 यहां तक करो। समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया, कलांतर और पथांतर आ गया, कलांतर और पथांतर आ गया। अब इसमें आगे चलते हैं। अब जो द्वारक AB है, इस द्वारक AB में द्वितीयक प्रकाश स्रोतों की संख्या n हो, यानी जो तरंगागर था, तरंगागर का प्रत्येक बिंदु प्रकाश स्रोत की तरह व्यवहार करता है। तो द्वारक AB में द्वितीयक प्रकाश स्रोतों की संख्या n हो, तब कलांतर और पथांतर क्या होगा ये देखते हैं। इसमें लिखो यदि द्वारक AB में द्वितीयक प्रकाश स्रोतों की संख्या n हो, तो संख्या n हो तो क्रमागत विवर्तित तरंगिकाओं के मध्य कलांतर, क्रमागत विवर्तित तरंगिकाओं के मध्य कलांतर डेल अपॉन n होगा, कलांतर डेल अपॉन n होगा। यानी द्वारक AB में द्वितीयक प्रकाश स्रोतों की संख्या n हो, द्वितीयक प्रकाश स्रोतों की संख्या n हो, तो क्रमागत विवर्तित, ये वाली क्रमागत विवर्तित द्वितीयक तरंगिकाओं में कलांतर डेल अपॉन n होगा। देखो ए आयाम वाली n तरंगिकाओं के अध्यारोपण से ए आयाम वाली n तरंगिकाओं के अध्यारोपण से पॉइंट P पर परिणामी आयाम और तीव्रता परिणामी आयाम व तीव्रता बहुभुज विधि से निकालते हैं। ए आयाम वाली n तरंगिकाओं के मध्य या तरंगिकाओं के अध्यारोपण से पॉइंट P पर परिणामी आयाम व तीव्रता बहुभुज विधि
ये सदिशों की है बहुभुज विधि, पॉलीगॉन मेथड से ज्ञात करते हैं, से ज्ञात करते हैं। ए आयाम वाली एन तरंगिकाओं के अध्यारोपण से पॉइंट पी पर परिणामी आयाम व तीव्रता बहुभुज विधि या पॉलीगॉन मेथड से ज्ञात करते हैं। यहाँ पर देखो, इस वाले बिंदु पर बहुत सारे प्रकाश स्रोत होंगे और हर बिंदु से या हर बिंदु इस ए बी के बीच में बहुत सारे बिंदु होंगे। प्रत्येक बिंदु द्वितीयक प्रकाश स्रोत की तरफ व्यवहार करता है। द्वितीयक प्रकाश स्रोत से तरंगिकाएं उत्पन्न होंगी, तरंगिकाएं सभी दिशाओं में जाएंगी। तो यहाँ पर पी पर जो तरंगिकाएं, जो पी पर परिणामी तीव्रता और आयाम होगा, वो इन तरंगिकाओं के आयाम एक के अध्यारोपण से होगा। तो इसके बाद पॉलीगॉन मेथड स्टार्ट करते हैं। डायग्राम बनाओ पहले तो पॉलीगॉन मेथड का। ये वाला डायग्राम बना लो। ये आपका ए बी पॉलीगॉन मेथड, बहुभुज विधि, बहुभुज विधि।
डायग्राम बना लो, रिस्टार्ट करते हैं। इसमें लिखो प्रत्येक द्वितीयक स्रोत से उत्सर्जित तरंगिकाओं की लंबाई को ए से व्यक्त करते हैं। तरंगिकाओं को ए लंबाई के सदिश से व्यक्त करते हैं। ए लंबाई के सदिश से व्यक्त करते हैं। यानी प्रत्येक द्वितीयक स्रोत से उत्सर्जित तरंगिकाओं को ए लंबाई के सदिश से व्यक्त करते हैं। दो क्रमागत सदिशों से फाई इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एन कलांतर है तो दो क्रमागत सदिशों में फाई इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एन कलांतर है तो पी बिंदु पर पहुंचने वाली सभी तरंगों का परिणामी आयाम पी बिंदु पर पहुंचने वाली सभी तरंगों का परिणामी आयाम विभिन्न तरंगों के आयामों के सदिश योग के बराबर होगा। विभिन्न तरंगों के आयामों के सदिश योग के बराबर होगा। यानी ये आपका ए बी इसके प्रत्येक बिंदु से तरंगिकाएं उत्सर्जित हो रही हैं। तो ये मान लिया करो, उनको जोड़ेंगे, पहले इसको जोड़ा, फिर इसको जोड़ा, तो बहुभुज विधि से ऐड करते हैं। तो ये लिखा है दो क्रमागत सदिशों में फाई इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एन कलांतर है तो पॉइंट पी पर पहुंचने वाली सभी तरंगों का परिणामी आयाम विभिन्न तरंगों के आयामों का सदिश योग के बराबर होगा। अब क्या करते हैं, प्रथम सदिश ए के फुट को या टेल को, प्रथम सदिश ए की टेल को या फुट को अंतिम सदिश बी के शीर्ष से मिलाते हैं। तो लिखो प्रथम सदिश ए के फुट या फुटी कर लो, फुट को अंतिम सदिश बी के
हेड से मिलाते हैं। प्रथम सदिश ए के फुट को अंतिम सदिश बी के हेड से मिलाते हैं। हेड से मिलाते हैं। इस प्रकार ए बी रेखा प्राप्त होती है। जो इन सदिशों के योग को बताती है। जो इन सदिशों के योग को बताती है। योग को बताती है। प्रथम सदिश ए के फुट को अंतिम सदिश बी के टेल से मिलाते हैं, बी के हेड से मिलाते हैं। तो इस प्रकार मिलाते हैं तो इस प्रकार ए बी रेखा प्राप्त होती है, जो इन सदिशों के योग को बताती है। अब जो द्वितीयक स्रोत था, यानी ए और बी के बीच में जो द्वितीयक स्रोत हैं, उन द्वितीयक स्रोतों की संख्याएं अनंत होती हैं। इस लाइन पे अनेक बिंदु हैं, अनंत बिंदु हैं। तो और यही तो था, ए और बी के बीच में जो तरंगाग्र है, तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक द्वितीयक प्रकाश स्रोत के समान कार्य करता है। और प्रत्येक बिंदु की संख्या अनंत हो तो जो एक तरंगिका है उसका आयाम ए वो बहुत कम होगा। तो लिखो, इसमें लिखो, यदि द्वितीयक प्रकाश स्रोतों की संख्या अनंत हो, एन का मान अनंत हो, यदि द्वितीयक प्रकाश स्रोतों की संख्या अधिक हो एन इनफाइनाइट हो, तो तरंगिकाओं के आयाम का मान बहुत कम होगा। तरंगिकाओं के आयाम का मान बहुत कम होगा। तरंगिकाओं के आयाम का मान बहुत कम होगा। यदि द्वितीयक प्रकाश स्रोतों की संख्या अधिक हो तो तरंगिकाओं का आयाम बहुत कम होगा। तरंगिकाओं के आयाम का मान बहुत कम होगा। तथा कर्मागत तरंगिकाओं के मध्य कलांतर सूक्ष्म होगा। तथा कर्मागत तरंगिकाओं के मध्य कलांतर सूक्ष्म होगा। अतः जो तरंगिकाएं हैं, उन तरंगिकाओं के योग को चाप ए बी के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। अतः तरंगिकाओं के योग को चाप के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। लिखो, अतः तरंगिकाओं के योग को चाप के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है।
अतः तरंगिकाओं के योग को बहुभुज के योग को तरंगिकाओं के बहुभुज योग को चाप AB के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है अतः तरंगिकाओं के बहुभुज योग को चाप AB के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। यहां तक लिखो। अब जो AB के बीच में कोण बन रहा है, AB के बीच में कोण कितना बन रहा है, डेल, वो डेल कलांतर के बराबर है तथा प्रथम सदिश A व अंतिम सदिश के मध्य बना कोण। देखो इस चाप पर स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, स्पर्श रेखाएं, एक स्पर्श रेखा ये आ गई, एक स्पर्श रेखा ये खींच दी, एक स्पर्श रेखा ये खींच दी, तो स्पर्श रेखाएं जहाँ करती हैं डेल कोण, तो ये क्या हो गया, A और B के बीच में कोण। तो प्रथम सदिश A व अंतिम सदिश B के मध्य, अंतिम सदिश यहाँ B कर लेना, B के मध्य बना कोण तरंगिकाओं के कलांतर के तुल्य होता है। तरंगिकाओं का कलांतर कितना था, डेल, तो तरंगिकाओं के कलांतर डेल के बराबर होता है, डेल के बराबर होता है। अब जो यहां देखो, ज्यामिति से जो AB चाप है इसका केंद्र C माना, ज्यामिति से AB चाप का केंद्र C है। ज्यामिति से AB चाप का केंद्र C है। C से AB पर लंब डालेंगे तो वो AB को दो भागों में डिवाइड करता है, AB को दो भागों में डिवाइड करता है। तो AB से या केंद्र से, चाप का केंद्र है, केंद्र C से AB पर लंब डालने पर वह AB को दो समान भागों में और जो कोण बन रहा है उस कोण को भी दो समान भागों में बांटता है, पर वह AB को दो समान भागों में बांटता है, समान भागों में बांटता है। ज्यामिति से AB चाप का केंद्र C है, केंद्र C से AB पर लंब डालने पर वह AB को दो समान भागों में बांटता है। ये त्रिज्या है R, ये त्रिज्या है। अब निकालेंगे त्रिज्या का मान।
त्रिज्या का मान या कोण का मान। कोण कितना है, कोण कोण क्या हो जाएगा, चाप बटे त्रिज्या। कोण क्या है, चाप बटे त्रिज्या। चाप क्या है आपका AB और त्रिज्या क्या है R। चाप AB और त्रिज्या R। इसको लिख सकते हैं अपन तरंगिकाओं की संख्या और आयाम R। कोण को लिख सकते हैं डेल, तो ये आ गया NA/R, या इसको लिख सकते हैं R = NA/डेल। इक्वेशन 3। इक्वेशन 3, ये केलम डाला है। एक तो ये आ गया। दूसरा, केंद्र C पर बने कोण, केंद्र C पर बने कोण। केंद्र C पर कौन कौन से कोण बन रहे हैं, एक तो BC के बने कोण, BC के। दूसरा के कौन सा है, AC के, दोनों बराबर हैं, AC के दोनों हैं बराबर। तो कोण BC के और कोण AC के दोनों बराबर हैं, ये सॉरी del/2 दोनों बराबर हैं। तो अब अपन त्रिभुज AKC ले लें। AKC, त्रिभुज AKC। AKC से क्या हो जाएगा, साइन थीटा। AKC से यह आपका 90 है यहाँ पर, 90 है यहाँ पर, और थीटा है आपका ये। तो ये तो हो गया आपका आधार, आधार, और ये हो गया आपका लंब, और ये हो गया कर्ण। तो साइन कितना आ जाएगा, साइन del/2, साइन del/2 आ जाएगा आपका लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। इसको लिख लें लंब अपॉन कर्ण। लंब कितना है यहाँ पर, ये आपका AK, AK। कर्ण कितना है, कर्ण है आपका AC, AC। तो ये आ गया आपका AK = AC, AC साइन del/2। यहाँ से यहाँ तक आ गया AK। तो AB कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा 2AK। ये आ गया तो इसका डबल हो जाएगा, तो AB हो जाएगा आपका 2AC साइन del/2, 2AC साइन del/2। AC क्या है, ये वाली, ये त्रिज्या है, त्रिज्या ही तो है ये। तो ये आ जाएगा अपना AB 2R साइन del/2। R का मान, R का मान देखो ये रहा, समीकरण 3 से R का मान रखने पर, यहाँ करते हैं समीकरण 3 से R का मान रखने पर, समीकरण 3 से R का मान रखने पर, पुट द वैल्यू ऑफ R फ्रॉम इक्वेशन 3। तो ये आ जाएगा AB = 2NA del साइन del/2, साइन del/2। यहाँ पर इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो इस 2 से 2 ये कैंसिल आउट, तो अपने पास आ गया AB NA साइन del/2 और del/2।
ए बी क्या है ये, और ए बी को क्या मान सकते हैं परिणाम, ए बी को परिणाम पॉइंट पी पर। तो पॉइंट पी पर परिणामी आयाम कितना हो गया, ये आ गया एन ए साइन डेल बाई टू अपॉन डेल बाई टू। यहां तक करो, यहां तक उतारो। लिखो, अतः पॉइंट पी पर परिणामी आयाम, अतः पॉइंट पी पर परिणामी आयाम, या इसको और मान लो डेल बाई टू एल्फा मान लो। तो ए बी कितना आ जाएगा, ए बी एन ए साइन एल्फा अपॉन एल्फा। ए बी को मान लिया डेल बाई टू को मान लिया एल्फा, तो अपने पास आ गया एन ए साइन एल्फा अपॉन एल्फा। तो पॉइंट पी पर परिणामी आयाम कितना हो जाएगा, अतः पॉइंट पी पर परिणामी आयाम, परिणामी आयाम, अतः पॉइंट पी पर परिणामी आयाम, पॉइंट पी पर परिणामी आयाम, परिणामी आयाम किससे बताते हैं, आर से। तो आर का मान क्या हो जाएगा, आर का मान आ गया अपने पास एन ए साइन एल्फा अपॉन एल्फा। एन ए को मान ले आर नोट अधिकतम आयाम, अधिकतम आयाम। तो ये हो जाएगा आर नोट साइन एल्फा अपॉन एल्फा। ये आ गया परिणामी आयाम। आयाम आ गया तो इसे तीव्रता निकाल सकते हैं। तो पॉइंट पी पर परिणामी तीव्रता, पॉइंट पी पर परिणामी तीव्रता, पॉइंट पी पर परिणामी तीव्रता आई क्या होती है, आर स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा आर नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा और एल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा, एल्फा स्क्वायर, या इसको कर दो, स्क्वायर को बाहर लगा दो, साइन एल्फा अपॉन एल्फा। ये आ गया। ये क्या है आपका आई नोट। तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू आई नोट साइन एल्फा अपॉन एल्फा का स्क्वायर। आई नोट क्या है, आई नोट का मान हो जाएगा आपका आई नोट एन स्क्वायर ए स्क्वायर, एन स्क्वायर ए स्क्वायर। ये है आपकी मैक्सिमम इंटेंसिटी, अधिकतम तीव्रता, मैक्सिमम इंटेंसिटी। आई नोट क्या है, एन स्क्वायर ए स्क्वायर मैक्सिमम इंटेंसिटी। और ये मैक्सिमम इंटेंसिटी कब आती है, जब सभी तरंगे एक ही कलाम में पहुंचती हैं। जब पॉइंट पी पर, जब पॉइंट पी पर पहुंचने वाली सभी तरंगे एक ही कला में हो, पॉइंट पी पर पहुंचने वाली सभी तरंगे एक ही कला में हो, जब पॉइंट पी पर पहुंचने वाली सभी तरंगे एक ही कला में हो, ये आता है। यहां तक उतारो। यह आपका परिणामी आयाम आ गया।
ये परिणामी तीव्रता आ गई। इसका जो आगे का है वो अपन कल की क्लास में देखते हैं।